press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजू सिंह गुप्ता क्लासेस। आज क्लास 11 के बच्चों के लिए होगा। बीएसटी का 2 क्लास हम समझते लिए हैं। आज तीसरा क्लास होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगा। आज पहला चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे, साथ में एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, हम एमसीक्यू क्वेश्चन बताएंगे कैसे होगा, उसका आंसर भी बताएंगे। आज इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ाएंगे पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम पढ़ाएंगे बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है, रोल ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस, प्रॉफिट का बिजनेस में क्या रोल है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, सोशल इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, ये भी पढ़ाएंगे। उसके साथ चैप्टर को एंड करते समय उसमें करीबन 15-20 एमसीक्यू क्वेश्चन बताएंगे, जो कि आप लोग को देखना है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड होने जा रहा है तो चैप्टर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले चैप्टर का नॉलेज हो जाए, फिर उसमें एमसीक्यू पढ़ाएंगे तो उसमें मज़ा आएगा। आज चैप्टर का नॉलेज है नहीं, डायरेक्ट एमसीक्यू पढ़ाने चले तो फिर वो मज़ा नहीं आता, वो फिर रटना हो जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू जब आप कीजिएगा तो खुद से तो कुछ सोचना पड़ेगा ना कि हम क्या क्या पढ़े, क्या जानते हैं। तो पहले चलिए चैप्टर को जान लेते हैं। अभी तक हम एम्प्लॉयमेंट तक पढ़ा चुके हैं, आज उसका डिफरेंस शुरू करते पढ़ा के, है ना। यहाँ हम कुछ लिख के रखे हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा इसको देखिए, छोटा है लिखने में कि जगह का कमी होता है। आप लोग थोड़ा सा इसको जूम करके पढ़िएगा, देखिएगा, और सारा अपना कॉपी में नोट्स करते जाइएगा। ठीक है, तो देखिए आज हम लिखे व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो मेरे पास तो दोनों तरह के बच्चे आते हैं, जो हिंदी में भी पढ़ते हैं, जो इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। तो लोग को ध्यान में रख के हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं। आप एक एक पॉइंट हम इसको डिस्कस करते हैं, आप लोग देखते जाइए, बड़ा अच्छा पॉइंट सब है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम यहाँ लिखे बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं। देखिए बिजनेस में क्या लिखे, स्टार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज़। जब आप बिजनेस चालू कीजिएगा तो कोई बिजनेस में कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होता है, वो आप पूरा करने के बाद ही आप चालू कर सकते हो। उसके पहले बिजनेस आप चालू कभी भी नहीं कर पाइएगा। ठीक है, प्रोफेशन में क्या है, स्टार्ट आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम रिलेटेड कंसर्न। अगर आपको प्रोफेशन करना है, ठीक है, अगर आप वकील हैं, चार्टर अकाउंटेंट है या सीए हैं, तो ये सब बनने के लिए उस संबंधित कंसर्न में पढ़ाई कीजिएगा, उस कंसर्न से एक सर्टिफिकेट प्राप्त कीजिएगा, उसके बाद ही आप चालू कर सकते हैं। तो वही लिखे हैं स्टार्ट आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम रिलेटेड कंसर्न। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट के क्या लिखें, स्टार्ट आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर। किसी भी संस्था में अगर आपको रोजगार प्राप्त करना है, सबसे पहले क्या लेना होगा, अपॉइंटमेंट लेटर। नहीं तो किसी फैक्ट्री में ढुक के ज़बरदस्ती बोल सकते हैं हम नौकरी करेंगे, नहीं हो सकता है। उस संस्था से आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, उसके बाद आप काम को चालू कर सकते हैं। तो किस तरह का डिफरेंस है, इसमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरा करना पड़ता है, इसमें आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, इसमें अपॉइंटमेंट लेटर लेना पड़ता है। तीनों का अलग अलग हो गया। चलिए सेकंड पॉइंट देखिए, प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। देखिए बिजनेस में क्या होता है, माल बना सकते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, माल खरीद बिक्री करते हैं। तो ये हो गया बिजनेस का काम। क्या काम बोले, माल बनाना, खरीदना बेचना, सर्विस प्रोवाइड करना, बिजनेस का काम हो गया। पर्सनल सर्विस एज ए स्पेशलिस्ट, ये क्या होता है, प्रोफेशन में हम व्यक्तिगत रूप से सेवा देंगे एज ए स्पेशलिस्ट। अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर का स्पेशलिस्ट होता है ना, उस आधार पे सेवा देगा। सीए है तो भी एक स्पेशलिस्ट है, उस आधार पे सेवा देगा। यानी व्यक्तिगत सेवा देना है स्पेशलाइजेशन पर डिपेंड करके। वर्क अलॉट बाय एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आप जिस काम के लिए रखे गए हैं जो एम्प्लॉयमेंट में या नौकरी करने के लिए, उसी काम को आपको पूरा करना है। दैट इज वर्क अलॉटेड बाय एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। फिर देखिए चौथा लिखिए, कैपिटल इज नीडेड अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ बिजनेस। देखिए पूंजी का आवश्यकता तो बिजनेस करने के लिए होता ही है। अब कितना पूंजी लगेगा ये तो बिजनेस का साइज पे या नेचर पे डिपेंड करता है। आप अगर बड़ा फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो उसमें बड़ा पूंजी लगेगा, छोटा मोटा दुकान खोलना चाहते हैं तो उस हिसाब से पूंजी लगेगा। तो कैपिटल उसके साइज के हिसाब से या उसका नेचर के हिसाब से लगता है। प्रोफेशन में क्या होता है, लिटिल कैपिटल इज रिक्वायर्ड। पूंजी लगता है, ऐसा नहीं कि पूंजी नहीं लगता है, छोटा पूंजी लगता है। जैसे एक ऑफिस स्टैब्लिश कीजिएगा तो कुछ ना कुछ पूंजी तो उसमें लगेगा। आप डॉक्टर हो है, चेंबर बनाइएगा, सीए है, चेंबर बनाइएगा, लॉयर है, चेंबर बनाइएगा, तो उस चेंबर को बनाने के लिए या कुछ सामान, चेयर, कुर्सी, टेबल खरीदने के लिए आपको पूंजी लगेगा। तो लिटिल कैपिटल इज रिक्वायर्ड। प्रोफेशन में, एम्प्लॉयमेंट में क्या है, देयर इज़ नो नीड ऑफ कैपिटल। इसमें कोई पूंजी की आवश्यकता होती ही नहीं है। आपको सीधा रोजगार मिलेगा, जाके फैक्ट्री में काम कीजिए, संस्था में काम कीजिए, और महीना का एंड में सैलरी लेके आ जाइए। कैपिटल का जरूरत नहीं है। चौथा देखिए, इट्स इन्वॉल्व हाई रिस्क। बिजनेस में क्या होता है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। बिजनेसमैन जिस दिन बिजनेस में पैर रखता है उसी दिन से रिस्क चालू। अगर चल गया तो बहुत अच्छा, वाह वाह, और नहीं तो सीधा चल जाइए, नीचे डूब जाइए। ठीक है, द डिग्री ऑफ रिस्क इज़ लो। प्रोफेशन में डिग्री ऑफ रिस्क क्या होता है, लो होता है, क्योंकि कम पूंजी लगता है, अपना काम है, एम्प्लॉय पे डिपेंड नहीं करना है, इसलिए आपका क्या है, इसमें डिग्री ऑफ रिस्क क्या होता है, बहुत कम होता है। देयर इज़ नो रिस्क। एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता है। आप जाते हैं, पैसा लेते हैं, काम करते हैं, रिस्क सारा मालिक पे चला जाता है, एम्प्लॉय पे नहीं। ठीक है,
देखिए बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, बिजनेस हम लोग क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। एम्प्लॉयमेंट क्या करते हैं? इसमें भी प्रॉफिट कमाते हैं लेकिन सर्विस के थ्रू। किसके थ्रू? सर्विस के थ्रू। और इसमें क्या करते हैं? टू इनकम थ्रू सैलरी वेजेस। एम्प्लॉयमेंट क्या करते हैं कि जब हम काम करते हैं, काम के बदले में जो सैलरी प्राप्त होता है उससे हमको रोजगार होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 6, ए बिजनेसमैन कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट। ए बिजनेसमैन क्या होता है? एक बिजनेसमैन अपना हित का, अपना इंटरेस्ट का ट्रांसफर नहीं कर सकता है, नहीं सॉरी ट्रांसफर कर सकता है। जैसे मैंने, मेरा बिजनेस है, हम बूढ़े हो गए हैं तो अपना बेटा को ट्रांसफ़र कर दिए, भाई तुम इस बिज़नेस को चलाओ। ठीक है, मेरा बेटा का बेटा आया तो उसको ट्रांसफ़र हो गया। तो ये अपना हित का ट्रांसफ़र होते रहता है। एक प्रोफेशनल क्या होता है? अपना हित का ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। देखिए जैसे मानिए हम चार्टर अकाउंटेंट है, तो ये जरूरी नहीं कि मेरा बेटा चार्टर अकाउंटेंट हो जाएगा तो उसको हम अपना दे दिए कि तुम भाई बिजनेस को चलाओ, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो प्रोफेशनल क्या होता है? अपना हित का ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, अपना इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। एम्प्लॉय कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट। एम्प्लॉई कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट। एक एम्प्लॉई अपना इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। अगर हम कहीं नौकरी कर रहे हैं तो मेरा जगह जाके मेरा भाई, बंधु, बेटा कोई नौकरी नहीं कर सकता है। हम करते हैं तो हम ही को करना है। तो इंटरेस्ट का ट्रांसफर सिर्फ किस में होता है? बिजनेस में, प्रोफेशन में, एम्प्लॉयमेंट में इंटरेस्ट का ट्रांसफर नहीं होता है। देयर इज़ नो नीड ऑफ फॉर्मल क्वालिफिकेशन। देखिए बिजनेस करने के लिए कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है, कोई भी बिजनेस कर सकता है। प्रोफेशन के लिए क्या होता है? आपका फॉर्मल क्वालिफिकेशन का जरूरत पड़ता है, माने जिस काम को कीजिएगा उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि इसमें भी फॉर्मल एजुकेशन का जरूरत नहीं है, लेकिन ये भी हम नहीं कहेंगे जैसे माने कोई डॉक्टर किसी मेडिकल माने नर्सिंग होम में काम कर रहा है तो डॉक्टर का डिग्री तो होना चाहिए। खैर ऐसे बात इसमें जो साधारण भाषा में, फॉर्मल एजुकेशन इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए फॉर्मल एजुकेशन का आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये हमने लिख दिए। अब हिंदी में जो बच्चे लोग पढ़िएगा यही चीज़ हम हिंदी में लिखे। व्यवसाय का प्रारंभ कुछ वैधानिक औपचारिकता के बाद होती है। व्यवसाय का स्थापना कब होता है? कुछ वैधानिक औपचारिकता पूरे करने के बाद। पेशे का प्रारंभ संबंधित संस्था से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद होता है। पेशा कब प्रारंभ कर सकते हैं? जिस पेशे में आप हैं उस संबंधित संस्था से एक सर्टिफिकेट आपको अगर मिल जाए तब उसको आप चालू कर सकते हैं। रोजगार का प्रारंभ अपॉइंटमेंट लेटर के बाद होता है। अगर रोजगार कैसे प्रारंभ कीजिएगा? किसी संस्था में जब आप काम कीजिएगा तो काम करने के पहले आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, है ना। वो अपॉइंटमेंट लेटर नियुक्ति पत्र बोला जाता है। वो नियुक्ति पत्र जब तक आपके हाथ में नहीं आएगा तो नौकरी नहीं कर पाइएगा, तो वो चाहिए। ठीक है। दूसरा देखिए, वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन एवं क्रय विक्रय। बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं? वस्तुओं का, सेवाओं का उत्पादन भी कर सकते हैं, क्रय विक्रय भी कर सकते हैं, है ना। इसमें क्या होता है? पेशा में व्यक्तिगत रूप से एक विशेषज्ञ रूप में सेवा देना। देखिए प्रोफेशनल क्या होता है? पेशेवर व्यक्ति एक विशेषज्ञ होता है, कोई भी कार्य का एक विशेषज्ञ होता है। तो व्यक्तिगत रूप में एक विशेषज्ञ के रूप में क्या करता है? अपना सेवा प्रदान करता है। रोजगार में क्या होता है? समझौते के अनुसार कार्य करना। रोजगार में क्या कीजिएगा? समझौता होना चाहिए, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा एम्प्लॉयर का, अपना मालिक का, कि आपको किस तरह कार्य करना है, उसके हिसाब से कार्य करना है। तीसरा, पूंजी की आवश्यकता व्यापार के अनुसार होती है। देखिए पूंजी कहाँ लगता है? व्यापार में। आप जिस तरह का व्यापार कीजिएगा उस तरह का पूंजी लगेगा। तो पूंजी की आवश्यकता व्यापार के अनुसार होती है। प्रोफेशन में कम पूंजी की आवश्यकता होती है, थोड़ा बहुत पूंजी लगती है, और नौकरी में पूंजी की आवश्यकता होती ही नहीं है। ठीक है। चौथा देखिए, जोखिम की मात्रा अधिक होती है। व्यापार में क्या होता है? बहुत हाई रिस्क होता है, बहुत जोखिम ज़्यादा होता है। ठीक है। पेशा में जोखिम की मात्रा कम होती है, और इसमें क्या होता है? नौकरी में क्या होता है? जोखिम की मात्रा होती ही नहीं है। ठीक है। व्यापार का उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। पेशा का उद्देश्य भी लाभ कमाना है, लेकिन सेवा के माध्यम से लाभ कमाना है, सेवा करके लाभ कमाना है। और इसमें क्या है? वेतन के रूप में रोजगार प्राप्त करना है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? वेतन के रूप में आपको रोजगार मिलेगा। चलिए छठा देखिए, एक व्यवसायी अपने हित का हस्तांतरण कर सकता है। एक व्यवसायी क्या करता है? अपना बिजनेस को किसी दूसरे किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है। पेशेवर व्यक्ति अपना हित का हस्तांतरण नहीं कर सकता है, और रोजगार में तो इसका प्रश्न ही नहीं उठता है। तो ये हो गया डिफरेंस, इसको लोग पढ़िए। अब हम फिर नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। ठीक है, फिर उसमें हम देखते क्या। देखिए यहाँ हम लिखे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। व्यापार का उद्देश्य क्या है? तो व्यापार के उद्देश्य को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। एक होता है आर्थिक उद्देश्य, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। एक होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, सामाजिक उद्देश्य। एक होता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, मानवीय उद्देश्य। एक क्या होता है? मानवीय उद्देश्य। तो पहले हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करते हैं, फिर सामाजिक को करेंगे। सामाजिक का लिखे हुए हैं, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव अभी लिखे नहीं है क्योंकि जगह नहीं है, फिर हम थोड़ा देर में ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी लिखते हैं। देखिए पहला हो गया इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में प्रॉफिट मोटिव, लाभ प्रेरक।
व्यवसाय क्यों किया जाता है? कोई भी ऐसा व्यवसाय आप दिखा सकते हैं जो ऐसा सोचता है कि हमको लाभ नहीं होगा तो भी हम व्यवसाय करते रहेंगे, हानि हो जाएगा तो भी करेंगे? ऐसा नहीं होता है। कोई भी व्यवसाय जब हम करते हैं तो उसका एक ही मात्र उद्देश्य होता है, लाभ कमाना। हम ये नहीं कहते कि गलत ढंग से लाभ कमाएं। लाभ कमाना उद्देश्य हो सकता है। लाभ दो तरह का होता है, अधिकतम लाभ मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य, या आपको क्या बोलते हैं माने संतुष्ट वाला प्रॉफिट कमाने का, ठीक है, सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट का जब आपका उद्देश्य हो जाएगा वहीं मामला गड़बड़ा जाएगा। वहाँ व्यापारी क्या करता है? मिलावट शुरू करता है, कम तोलना शुरू करेगा, 2 नंबरी माल बेचना शुरू करेगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट का जो थ्योरी है वो सही नहीं है, लेकिन सेटिस्फेक्शन वाला प्रॉफिट जो होता है, सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट, उसका थ्योरी सही है। ऐसा इसलिए है कि कोई भी व्यापार अगर करता है आदमी तो लाभ के उद्देश्य से करता है, लेकिन लाभ कमाने का अर्थ ये नहीं है कि हम गलत ढंग से कमाएं। लाभ तो कमाना है, ये मेरा एक आर्थिक उद्देश्य है, लेकिन लाभ संतोषजनक होना चाहिए, सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए भागिएगा, कोई भी भागता होगा या भागता है या भाग रहा है तो उसके एक ही उद्देश्य होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाइएगा तो 2 नंबर करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट क्या, भाई हम माल लाए बेचे, संतोषजनक प्रॉफिट हुआ तो वो आपका सही है। तो पहला पॉइंट हो गया प्रॉफिट मोटिव। दूसरा हो गया इनोवेशन। देखिए व्यापार में क्या होता है, नए प्रवर्तन होते रहता है। प्रवर्तन क्या होता है? इनोवेशन होता है, खोज होते रहता है। अगर व्यवसाय में खोज नहीं होगा तो व्यवसाय बहुत ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। सपोज़ कीजिए जैसे शुरू में मोबाइल आया था तो हम लोग कैसे करते, टिप टॉप वाला बटन वाला मोबाइल था ना, दाब दब के चलाते थे। उसमें क्या होता था, सिर्फ रिंगटोन आता था। बाद में मैसेज इंक्लूड हुआ, एक इनोवेशन हुआ। फिर उसमें टच स्क्रीन आया। फिर आप लोग अभी यूट्यूब में खूब गेम खेलते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, नया नया इनोवेशन है। तो व्यवसाय को चलाने के लिए जब तक इनोवेशन नहीं होगा, नए प्रवर्तन नहीं होगा, नए चीज़ का खोज नहीं कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। कोई भी चीज़ देख लीजिए, इनिशियल स्टेज से देख लीजिए। पहले था साइकिल, साइकिल से स्कूटर, स्कूटर से मोटरसाइकिल, तो बुलेट, तो बहुत तरह का चीज़ निकल रहा है। उसी तरह ब्लैक एंड वाइट टीवी से कलर टीवी, कलर टीवी से अभी बहुत तरह चीज़ आगे निकल गया, LED, LCD जो भी हो। तो ये सब क्या है, न्यू इनोवेशन है। ऐसा इनोवेशन होने से क्या आता है, व्यापार चलते रहता है। तो सेकंड पॉइंट हो गया इनोवेशन। थर्ड हो गया क्रिएशन ऑफ कस्टमर। कस्टमर क्रिएट करता, मिट्टी का मूर्ति बना के कस्टमर खड़ा कर दिया, ऐसा नहीं है कस्टमर क्रिएशन। आप कस्टमर को बना नहीं सकते। कस्टमर बनाने का अर्थ होता है कि आप व्यवसाय को इस तरह से लेके चलिए कि नए नए कस्टमर आपके पास आते रहे, आपको गुडविल बढ़ता रहे, ताकि बाहर से जो कस्टमर आपके पास था वो कस्टमर बाहर जाके बोले कि भाई बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा माल बेचता है, अच्छा प्राइस है, अच्छा क्वालिटी है। तो उससे आपके पास नए नए कस्टमर का आना शुरू होगा। दैट इज़ क्रिएशन ऑफ कस्टमर। यहाँ क्रिएशन ऑफ कस्टमर मतलब कस्टमर बनाना नहीं होता। कस्टमर बनाना मतलब आदमी को खड़ा कर देना, ऐसा नहीं है। आपका बिजनेस का गुडविल, आपका बिजनेस करने का तरीका, टेक्निक्स आदमी को अट्रैक्ट करेगा। आपका माल का क्वालिटी, आपका प्राइस अगर कस्टमर को अट्रैक्ट करता तो नेचुरली क्या है कि जहाँ 4 कस्टमर आया था कल दिन में 40 आएगा, तो उसको बोलते हैं क्रिएशन ऑफ कस्टमर। सेफ्टी अगेंस्ट फ्यूचर रिस्क। देखिए अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में रिस्क है। रिस्क कई तरह से होता है। जैसे आपको नेचुरल रिस्क हो गया, बाढ़ आ गया, आग लग गया, चोरी हो गया, ठीक है, बहुत तरह का रिस्क होता है। तो आप तो जानते ही हैं ना कि बिजनेस रिस्क में है, तो आपको कमा के कुछ ऐसा करना है, फ्यूचर के लिए सुरक्षा कर लेना है, ताकि अगर कुछ घटना दुर्घटना घट जाए तो मेरा बिजनेस डूबे नहीं। तो बहुत कोई क्या करता है, पूरा बिजनेस का ही इंश्योरेंस करा के रखता है। तो ये भी एक सुरक्षा का तरीका है कि आप जितना प्रॉफिट कमाएं उसका कुछ पोर्शन दे के बिजनेस को आपका इंश्योर कर लीजिए, ताकि भविष्य में कोई जोखिम आए, कोई जो रिस्क आए तो सब निपट सके, ठीक है। किसी भी बिजनेस में कभी भी मानी कुछ तरह घटना हो सकता है, मानी आगे लग गया, पूरा गोडाउन में माल ही जल गया, तो अब क्या कीजिएगा, लॉस तो हो गया। लेकिन अगर उस माल को आप इंश्योर कर देते हैं, उसको आप शुरू से इंश्योरेंस करके रखते हैं, तो अगर जल भी गया, डैमेज भी हो गया, तो आपको इंश्योरेंस से पैसा मिल जाएगा। तो वही चीज़ है सेफ्टी अगेंस्ट फ्यूचर रिस्क। नेक्स्ट देखिए रिवॉर्ड और इन्वेस्टमेंट। अगर कोई आदमी बिजनेस में पूंजी लगाता है तो क्या सोच के लगाता है, कमाने के उद्देश्य से ना। तो अगर हम किसी को कोई हमसे को लोन देता है या बैंक से भी हम लोन लेते हैं, तो बैंक क्या करता है, उसके बदले में हमसे इंटरेस्ट लेता है कि भाई आपको इतना % इंटरेस्ट लगने वाला है। तो अगर हम बिजनेस को कैपिटल दिए हैं तो हमको भी तो इंटरेस्ट चाहिए, हमको भी तो लाभ चाहिए। तो वो हो गया रिवॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। सिंबल ऑफ प्रेस्टीज। सिंबल ऑफ प्रेस्टीज क्या होता है, देखिए बिजनेस का अच्छा होना, बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट होना, बिजनेस सही तरह से चलना आपका प्रेस्टीज का भी एक सिंबल है। डूबा हुआ बिजनेस आपको प्रेस्टीज को नहीं बढ़ा सकता है, आपको प्रेस्टीज को घटा ही देगा कि बिजनेसमैन कैसा बिजनेस नहीं चला पा रहा है, इसका बिजनेस करने का तरीका ठीक नहीं है। तो जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है वो प्रेस्टीज सिंबल बनते चला जाता है। फॉर सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट का जरूरत क्यों होता है, अगर आपको बिजनेस का कंटिन्यू करना है,
चलाना है, आगे ले जाना है और उससे प्रॉफिट होगा नहीं तो आप बिज़नेस को चला सकते हैं? नहीं चला सकते ना, कुछ दिन बाद आपको मजबूरी में बेच बाच के भागना पड़ेगा। तो किसी भी बिज़नेस ज़्यादा प्रॉफिट के बिना ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। तो अगर बिज़नेस को चलाना है तो बिज़नेस का आर्थिक उद्देश्य भी है कि हम प्रॉफिट कमाएं और बिज़नेस को लंबा लेके चले। देखिए अकाउंट्स में भी आप पढ़े होंगे, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, बिज़नेस चलता रहे। तो बिज़नेस कैसे चलता रहेगा? हाथों घोड़ा में तो चलेगा नहीं। उसको चलाने का एक ही उपाय है कि उसमें प्रॉफिट हो, हमें डे बाई डे प्रॉफिट बढ़ते जाए और कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ते जाए, हम कमाते जाए। तो ये होगा आपका आर्थिक उद्देश्य। तो हिंदी में क्या क्या लिखे देखिए, जो भी आपको बता देते, लाभ प्रेरक, लाभ कमाने के लिए नव प्रवर्तन, नया इनोवेशन, ग्राहकों का सीजन, ग्राहक का क्रिएट करना, भावी जोखिम के प्रति सुरक्षा, भविष्य में जो जोखिम है उसके प्रति सुरक्षा के लिए, विनियोग पर प्रतिफल, जो पैसा हम लगाए इसमें वो इंटरेस्ट आना चाहिए, प्रतिष्ठा एवं मान्यता सूचक, और लास्ट लिखे हैं व्यवसाय को जीवित रखने के लिए। अब आते हैं हम लोग सोशल उद्देश्य में, सामाजिक उद्देश्य में। देखिए क्या लिखे, एवरी एक्टिविटी ऑफ बिजनेस मस्ट बी बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी। व्यापार का हर वो एक्टिविटी जो व्यापार कर रहा है, जो जिस तरह का भी व्यापार हो रहा है, उसका एक्टिविटी समाज के अगेंस्ट में कभी नहीं जाना चाहिए। समाज के अगेंस्ट में जाएगा तो बिज़नेस चल नहीं सकता है। तो बिज़नेस किसी भी तरह का एक्टिविटी कर रहा है तो समाज के लिए सही होना चाहिए। तो देखिए समाज के लिए सही कौन होगा? जो गलत एक्टिविटी नहीं है। चोरी चकारी का बिज़नेस कीजिएगा, ठीक है, स्मगलिंग कीजिएगा, तो वो क्या है? समाज का हित के अगेंस्ट में चला जाएगा ना। तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो समाज के हित के अगेंस्ट में जाए। तो सामाजिक उद्देश्य क्या है? एवरी बिजनेस ऑफ मस्ट बी बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी। व्यवसाय के प्रत्येक क्रिया समाज के हितों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। दूसरा, टू गिव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर और कस्टमर। उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम ऐसा बिजनेस करें कि मेरा कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट हो। ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट कब होगा? जब उसको अच्छे क्वालिटी का माल मिलेगा, ठीक है, आपका व्यवहार अच्छा होगा, तब कस्टमर संतुष्ट होगा। तो ग्राहकों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना। तीसरा लिखिए, टू अर्न प्रॉफिट बाय गिविंग बेटर सर्विस टू कस्टमर। प्रॉफिट कमाने के लिए अच्छे से अच्छा सर्विस कस्टमर को देना है। ऐसा नहीं कि खराब से खराब सर्विस दे दिए, खराब माल बेच दिए, सड़ा गला माल बेच के प्रॉफिट कमा लिए तो मेरा तो भाई लाभ हो गया, तो फिर ज़्यादा दिन तब चलिएगा नहीं। वो एक ही बार ग्राहक आपके पास आएगा, फिर दोबारा लौट के आने वाला नहीं है। तो क्या करना है? प्रॉफिट कमाने के लिए कस्टमर को बेटर सर्विस देना है, ग्राहकों को अच्छी सेवा देकर लाभ कमाना है, ठीक है। टू फॉलो द गवर्नमेंट रूल। देखिए हम लोग जब यहाँ बिज़नेस करते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उस समाज के लिए एक सरकारी कुछ नियम बना हुआ है। उस नियम को तोड़ के चलिएगा तो इलीगल हो जाएगा। तो सरकार का जितना भी रूल है उसको ध्यान में रखते हुए, उसको ना तोड़ते हुए आपको बिज़नेस करना है। तो यहाँ लिखे हैं सरकारी नियमों का पालन करना है, ठीक है। टू टेक फेयर प्राइस फ्रॉम द कस्टमर। इसका मतलब क्या हो गया? कस्टमर से जब आप मूल्य ले रहे, दाम ले रहे, तो वो फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्राइस ले लिए, बाजार में पेन मिल रहा है 10 रुपया में, आप आए नया जगह लगता है आदमी नहीं जानता इसके बारे में, चलो 12 रुपया दे दो, तो 2 रुपया ठग लिए। तो ये 2 रुपया ठगेती आपको कुछ दिन तक चलेगा, उसके बाद आप गिर जाइएगा। तो वो यहाँ लिखना है टू टेक फेयर प्राइस फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से उचित मूल्य लीजिए। अगर 10 रुपया का है, आपको अगर 10 रुपया बेचना है, अगर इसमें आप कुछ 50 पैसा भी कम कर सकते हैं तो कम करके फेयर प्राइस लीजिए, ताकि कस्टमर आपके पास बना रहे। किसी व्यापार का जीवन उसका कस्टमर ही होता है। अगर कस्टमर नहीं है तो व्यापार फ्लॉप हो जाएगा। तो ये लिखिए ग्राहकों को उचित दाम लेना, ग्राहकों से उचित दाम लेना। टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड गुड्स टू कस्टमर। देखिए बाजार में आप जाइएगा तो 2 क्वालिटी का माल मिलता है, इन्फीरियर क्वालिटी, घटिया क्वालिटी, और एक होता है अच्छी क्वालिटी। तो अगर आप कस्टमर को अच्छे क्वालिटी का माल दीजिएगा तभी तो कस्टमर आपके पास बना रहेगा। आप घटिया क्वालिटी का माल दे दीजिएगा, मतलब कपड़ा बाजार में कई तरह का बिकता है, आप भी जानते हैं कपड़ा कई तरह का बाजार में बिकता है। आप घटिया कपड़ा उठा के लाए, आप बढ़िया का कपड़ा का दाम में बेच दीजिएगा तो कस्टमर अगर जिसको कपड़ा का पहचान नहीं होगा वो तो लेकर चला जाएगा। लेकिन जब घर में पढ़ने के बाद 2 दिन बाद वो फटने लगेगा, गलने लगेगा, तब आपको 10 ठो बात सुनाएगा और आपके दुकान में आने के लिए कान पकड़ लेगा। भविष्य में आपके दुकान में कभी नहीं आएंगे, भाई आप 2 नंबर माल बेचते हैं। तो ग्राहक को क्या करना है? अच्छे माल देना है। तो हम क्या क्या बताएं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में? प्रॉफिट मोटिव, इनोवेशन, क्रिएशन ऑफ कस्टमर, सेफ्टी अगेंस्ट फ्यूचर रिस्क, आपको रिवार्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, सिंबल ऑफ प्रेस्टीज और फॉर सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। इसमें क्या बताएं आपको? सामाजिक में एवरी एक्टिविटी ऑफ बिजनेस मस्ट बी बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी। हर एक्टिविटी आपका सोसाइटी का बेनिफिट में होना चाहिए। टू गिव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। टू अर्न प्रॉफिट बाय गिविंग बेटर सर्विस टू कस्टमर, प्रॉफिट कमाने की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बढ़िया सर्विस दीजिए। टू फॉलो द गवर्नमेंट रूल, सरकारी नियम को पालन कीजिए। टू टेक फेयर प्राइस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से उचित मूल्य लीजिए। टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड गुड्स टू कस्टमर, कस्टमर को अच्छे सामान दीजिए। तो ये दोनों एक्टिविटी हो गया। अब हम ह्यूमन एक्टिविटी आपको दिखाते हैं। देखिए ह्यूमन एक्टिविटी है ना, ह्यूमन एक्टिविटी का हो गया मानवीय उद्देश्य।
तो मानवीय उद्देश्य को हम यहाँ 7 उद्देश्य लिखे हैं ना, तो इसको हम समझाते हैं। देखिए, टू गिव सेटिस्फेक्शन टू वर्कर्स और एम्प्लॉई, कर्मचारियों को संतुष्टि प्रदान करना। आपके यहाँ जो भी कर्मचारी काम करता है, ठीक है, अगर उसको संतुष्ट नहीं रखिएगा, उससे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कीजिएगा, तो ये अमानवीय हो जाएगा। मानविकता का तो ये नहीं है। मानविकता क्या कहता है कि किसी भी संस्था में कोई भी आदमी अगर काम कर रहा है तो उसके प्रति आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, संतोषजनक होना चाहिए, ताकि उसको लगे कि भाई मेरा मालिक मेरे लिए सोचता है, तो वो भी आपके लिए सोचेगा। तो मानवीय उद्देश्य क्या है कि कर्मचारी जो आपके यहाँ काम कर रहा है उसके प्रति आपका रवैया सही होना चाहिए, ठीक है, ऐसा हो कि वो संतुष्ट रहे, ठीक है। दूसरा देखिए, टू मेक प्रॉपर पेमेंट टू सप्लायर ऑन टाइम। देखिए, व्यापार में आप जब व्यापार करते हैं तो आपके व्यापार में बहुत कोई आदमी पैसा लगाता है, सप्लाई करता है, माल का सप्लाई करता है, ठीक है, या कोई पैसा लगा देता है, ठीक है, इन्वेस्ट भी करता है। तो जो भी आपका व्यापार में सप्लायर्स है या इन्वेस्टर्स है, तो उसके हितों का रक्षा करना आपको ज़रूरी है, ठीक है। कैसे रक्षा करना है? मानिए कोई सप्लायर आपके यहाँ माल दे दिया, 5 लाख का माल दिया, अब वो उसका पेमेंट का टाइम मानिए 15 दिन या 20 दिन बाद है। आपको मालूम है 15 दिन बाद पैसा देना है, लेकिन आप भी क्या करें, आनाकानी करा, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, जो जनरल चीज़ होता है। तो इससे क्या होता है, सप्लायर को प्रेशर बढ़ता है, उसको भी तो पैसा फंस गया ना। तो आपको क्या करना है कि सप्लायर जो है उसको टाइमली पेमेंट दे दीजिए, उसके साथ संबंध अच्छा बनाइए, उसके बाद अपने गुडविल को अच्छा बनाइए। ये एक मानवीय प्रक्रिया है। आप मानविकता के आधार पर सोचिएगा, किसी का पैसा फंसा के रख दीजिएगा तो उसका भी तो घर परिवार है, उसको भी तो चलना है। तो आपको मानविकता के आधार पर क्या करना है कि उसको सप्लायर को प्रॉपरली टाइम पे पेमेंट दे देना है, प्रॉपर पेमेंट जो पाता है। टू प्रोवाइड बोनस टू एम्प्लॉई व्हेन बिजनेस अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट। देखिए, यदि बिजनेस में एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस को जितना प्रॉफिट है, जिस मार्जिन सोचा है उससे ज़्यादा पैसा कमा ले रहा है, तो वो जो ज़्यादा पैसा बिजनेस कमा रहा है वो किसके बदौलत आप कमा रहे हैं? कर्मचारी के बदौलत में ना। मालिक आके तो लोहा नहीं ठोकता होगा, या मालिक आके तो सब काम नहीं करता है, करता कौन है? कर्मचारी करता है। कर्मचारी का मेहनत का फल ही होता है प्रॉफिट। तो अगर कर्मचारी आपके संस्था के प्रति मेहनत कर रहा है, अपना जी जान लगा के काम कर रहा है, तो अगर आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाए हैं तो उसको बोनस के रूप में दिवाली हो, छठ हो, दुर्गा पूजा हो, वितरित कर दीजिए। तो ये एक मानविकता है, ठीक है। चौथा, टू प्रोवाइड सोशल सर्विस एंड सोशल सिक्योरिटी टू सोसाइटी। देखिए, समाज को क्या करना है, आपको सोशल सिक्योरिटी देना है, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा देना है। देखिए, कोई बड़ी बड़ी संस्थान में जब आप जाइएगा, जैसे डीवीसी है, हम लोग जहाँ रहते हो डीवीसी एरिया है, डीवीसी अपना एक स्कूल खोल के रखा है, एक उसका वेलफेयर सेंटर है, श्रम कल्याण केंद्र है ना, उसका हॉस्पिटल है। वो क्यों खोला है? क्योंकि वो अपना जितना बिजनेस का एरिया है उस एरिया में सामाजिक काम कर रहा है। सामाजिक काम कैसे करेगा? घर घर में राशन नहीं पहुंचाएगा, वो तो गवर्नमेंट का काम है। डीबीसी जहाँ काम करता है, जिस एरिया में उसका बिजनेस चल रहा है, या इस तरह का कोई भी बीसीसीएल हो, ईसीसीएल हो, जो भी संस्था हो, वो अपने माध्यम से क्या करता है? कोई स्कूल को चलाता है, किसी हॉस्पिटल को चलाता है, स्कूल के माध्यम से शिक्षा का क्षेत्र में चला जाता है, विकास करता है, हॉस्पिटल के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर रहा है? समाज को सुरक्षा देता है। टू प्रोवाइड सेफ्टी टू एम्प्लॉय। देखिए, आपके यहाँ जो भी कोई वर्कर काम कर रहा है उसके मन में सुरक्षा का भावना होना बहुत ज़रूरी है। सुरक्षा का भावना अगर असुरक्षित महसूस करेगा, कल हो सकता मालिक हमको निकाल दे, तो बेचारा रोजगार का दिक्कत हो जाएगा। तो उसके प्रति व्यवहार ऐसा बना के रखिए, ये मानविकता है कि उसको लगे नहीं मेरा रोजगार तो सुरक्षित है, हमको मालिक भगाने वाला नहीं है, ठीक है। फिर देखिए, लिखिए टू प्रोवाइड बेटर वर्क फैसिलिटी टू वर्कर। आपके यहाँ जो वर्कर काम कर रहा है उसको काम करने का अच्छे वातावरण दीजिए। अच्छे वातावरण मतलब क्या होगा? ऐसा वातावरण में वो काम करे ताकि उसको स्वास्थ्य बना रहे और उसको मानसिक तनाव भी ना हो। एक छोटा सा जगह में जहाँ किसी तरह फैसिलिटी नहीं है, गंदगी है, पानी की व्यवस्था नहीं है, आप वर्कर को बैठा दीजिए काम करने के लिए, तो मानसिक रूप से विध्वस्त हो जाएगा। शारीरिक रूप से तो जाएगा ही, शरीर तो उसको खराब होना ही है, मानसिक रूप से भी वो कमज़ोर पड़ जाएगा। तो आपके यहाँ जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है उसके लिए अच्छे से अच्छा व्यवस्था रखिए ताकि उसको काम करने में मन लगे। और जब उसको काम करने में मन लगेगा तो आपको भी तो पैसा कमाने में मन लगेगा, तो आपको पैसा तभी कमा पाइएगा ना जब उसका आपको वर्कर सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखे टू प्रोवाइड इंसेंटिव वेजेस पेमेंट सिस्टम। देखिए, इंसेंटिव वेजेस पेमेंट सिस्टम क्या होता है? प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली। इसके अंतर्गत क्या है कि जो वर्कर आपके यहाँ काम कर रहा है तो उसको कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए। एक्स्ट्रा काम किया तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा उसको मिले, बने, तब तो काम करेगा। और नहीं तो आप जैसे ठीक किया 8 घंटा में 150-200 रुपया, तो 8 घंटा में 200 रुपया दीजिएगा तो जानता है कि 8 घंटा काम करेगा 200 रुपया मिलेगा, घर चल देगी। लेकिन अगर उसको ये मालूम चले कि 8 घंटा हम काम करें और हमको 200 की जगह 250 मिल सकता अच्छा काम करने से, तो भी अपना मन लगा काम करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंसेंटिव वेजेस पेमेंट सिस्टम। हिंदी में क्या लिखे? देखिए, कर्मचारियों को सुरक्षा, कर्मचारियों को संतुष्टि प्रदान करना, जो हिंदी वाले हैं यहाँ से लिखिएगा। पूर्तिकर्ताओं को समय पर सही भुगतान करना, कर्मचारियों को बढ़े हुए लाभों से बोनस देना,
श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा का कार्य करना, कर्मचारियों को सुरक्षा देना, कर्मचारियों को कार्य करने की उचित सुविधा देना और प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली का भुगतान करना। ये 7 पॉइंट हम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग हम क्या समझाएं शुरू में कि बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन में क्या अंतर है ये बता दिए। फिर बताए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, 3 ऑब्जेक्टिव बताए, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, तीनों हो गया। चलिए आगे फिर हम बढ़ते हैं। देखिए व्यवसाय का उद्देश्य पढ़ा दिए, आर्थिक, सामाजिक, मानवीय सब पढ़ा दिए। अब हम लोग चले जाएंगे बिजनेस रिस्क, व्यावसायिक जोखिम। देखिए व्यावसायिक जोखिम क्या था, कोई भी व्यवसाय कीजिएगा तो उसमें जोखिम रहता ही है। जोखिम जिस दिन आप स्टार्ट किए उस दिन से आपके साथ जोखिम को चलना शुरू हो गया, मैंने आप और जोखिम हो गया साथ साथ चलने वाले 2 चीज़, ठीक है। तो व्यावसायिक जोखिम के कारण क्या है, व्यावसायिक जोखिम है क्या, इसका कारण क्या है। तो देखिए हम यहाँ लिखे हैं बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट एंड लॉस इन द बिजनेस इन अकाउंट विथ अनसर्टेनिटीज़। अर्थात हिंदी में क्या लिखे हैं कि व्यावसायिक जोखिम से हमारा तात्पर्य यह है कि अनिश्चितताओं के कारण व्यवसाय में अपर्याप्त लाभ अथवा हानि की संभावना से है। और जब आप व्यापार कीजिएगा तो व्यापार क्या, तो अनिश्चितता से भरा होता है, इसमें कुछ सर्टेनिटीज़ नहीं है, अनसर्टेनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अनसर्टेनिटीज़ के चलते आपका कभी भी अपर्याप्त मात्रा में प्रॉफिट भी आ सकता है या जितना आप सोचे उससे ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो बिज़नेस में लॉस खाने का जो नेचर है, लॉस हो जाने का जो चांसेस है, जो संभावना है, वही जोखिम है। और क्या जोखिम है, दूसरा कोई जोखिम तो है नहीं। अगर बिज़नेस आप किए, पूंजी लगा दी है, बिज़नेस आपका बहुत अच्छा से चल रहा है, प्रॉफिट कमा रहे, खा रहे, तो कोई रिस्क नहीं है। लेकिन आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपको बिज़नेस नहीं चल पाया या किसी कारण से बिज़नेस डूब गया, तो क्यों डूबेगा, जब आपको हानि होगा या आपका लाइबिलिटीज़, आपका दायित्व तो इतना ज़्यादा हो गया कि आप उसको चुका नहीं पाए, तब आप हानि में चले गए, ठीक है। तो इस कारण से बिजनेस में क्या होता है, रिस्क हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग बिजनेस रिस्क। तो एक बार फिर पढ़ देते, क्या लिखे, बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटीज ऑफ इनएडिक्वेट, अपर्याप्त मात्रा, प्रॉफिट और लॉस इन द बिजनेस इन अकाउंट विथ अनसर्टेनिटीज। अनिश्चितता के कारण व्यापार में जो लाभ या हानि हो सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस रिस्क, ठीक है। कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, व्यापारिक रिस्क के कारण क्या, देखिए व्यापारिक रिस्क के कारण का लोग, देखिए यहाँ लिखे हम कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, पहले लिखे नेचुरल कॉजेज, ठीक है। इसमें क्या लिखे, जियोलॉजिकल चेंजेस, भूगर्भ के अंदर में जो परिवर्तन होता है। भूगर्भ के अंदर क्या परिवर्तन होता है, जैसे मैंने भूकंप आ गया, भूकंप में क्या होता है, बड़ा बड़ा इमारत गिर जाता है, अगर आपका बिजनेस प्रतिष्ठान है, गिर गया, खत्म हो गया सब, ठीक है। तो भूगर्भ में अगर भूकंप वगैरह आता है तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा हानि होता है। कभी कभी भूगर्भ में होने वाले चेंजेस से लाभ भी होता है, जैसे खनिज पदार्थ निकाल के आता है तो उससे बिजनेस को फ़ायदा भी हो सकता है। दूसरा हो गया सीजनल चेंजेस, सीजनल चेंज है मौसमी परिवर्तन। देखिए मौसमी परिवर्तन में क्या होता है, जैसे अत्यधिक बारिश हो गया तो बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, कृषि खत्म हो गया, ठीक है, या आपका बहुत ज़्यादा माने सूखा पड़ चुका, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ चुका है। तो इस तरह का सीजनल चेंजेस से क्या होता है, बिजनेस में आपको इफेक्ट पड़ता है, मटेरियल, रॉ मटेरियल्स वगैरह में कोई इफेक्ट पड़ जाता है। अदर नेचुरल कैलेमिटीज़ में क्या होता है, जैसे मानिए आपका फसल है, खेती करते हैं, खेती का व्यापार है, तो टिड्डी का दल हमला कर दिया, पूरा फसल चट कर गया, ठीक है, या वायुमंडल में दूषित गैस फैल गया, आपका बिजनेस चौपट हो गया, या आकाशीय बिजली गिरने से आपको नुकसान हो गया। तो ये हो गया नेचुरल कॉजेज़। दूसरा हो गया ह्यूमन कॉजेज़, मानवीय कारण। मानवीय कारण क्या है, डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय एंड कस्टमर भी लिख दीजिए इसमें, ठीक है। देखिए डिसऑनेस्टी क्या होता है, माने आपका कर्मचारी बेईमान हो गया, ठीक है, चोरी चकारी करने लगा बिजनेस में से, पैसा चुराने लगा, माल को बाहर बेचने लगा, ठीक है, या कस्टमर आपसे बेईमानी कर लिया, पैसा लेकर रख लिया, दिया नहीं, तो आपको क्या लॉस का संभावना इस कारण से बढ़ जाता है। तो डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय एंड कस्टमर मतलब एम्प्लॉय का, आपका कर्मचारी का और ग्राहक का बेईमानी के कारण आपका व्यापार में लॉस उत्पन्न हो सकता है। दूसरा हो गया स्ट्राइक एंड लॉकआउट। देखिए स्ट्राइक अलग चीज़ है, लॉकआउट अलग चीज़ है। स्ट्राइक क्या है कि कर्मचारी अपना मांग रखा आपके पास, आप मांग को पूरा नहीं कर सकते तो कर्मचारी स्ट्राइक में बैठ गया, या आज से काम करेंगे ही नहीं, तो आज से काम करेंगे नहीं तो व्यापार क्या हो गया, ठप हो गया, ठीक है, तो व्यापार स्ट्राइक के चलते बंद हो जाता है। दूसरा होता है लॉकआउट, माने ऐसा कोई समय आ गया, ठीक है, कर्मचारी लोग को उत्पाद इतना बढ़ गया या इतना ज़्यादा आपका प्रेशर हो गया तो आप अपने आप ताला मार दिए, दैट इज़ लॉकआउट। तो ये दोनों समय में क्या होता है, बिजनेस में लॉस होता है। रिस्क ड्यू टू केयरलेसनेस, आपका कर्मचारी असावधान हो गया, असावधानी से काम करता है, ऐसा कोई दुर्घटना करके बैठ गया कि आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पेंसेशन देना पड़ गया, तो आपको बिजनेस में क्या हो जाएगा,
रिस्क हो जाएगा ना, जोखिम हो जाएगा। तो अगर काम करने के समय आपका कर्मचारी केयरलेस हो जाता है, जिसके चलते आपको रिस्क आने का संभावना बहुत बढ़ जाता है। केयरलेस होने से क्या होता है, दुर्घटना घटता है, आपका मशीन टूट फूट गया, तोड़ फोड़ दिया, ऐसा काम किया कि मशीन ने तोड़ दिया, तो आपको किसके लिए हुआ, केयरलेसनेस के लिए, ठीक है। तीसरा हो गया इकोनॉमिक कॉजेज़, चेंजेस इन प्राइस, बाजार में अचानक मूल्य परिवर्तन भी आपको रिस्क को बढ़ा देता है। जैसे मानिए आप मटेरियल खरीद के लाए 10 रुपया केजी, ठीक है, तो मानिए आज आप खरीद के उससे प्रोडक्शन करने वाले, अचानक मालूम चला कि उस मटेरियल का दाम हो गया 5 रुपया केजी, तो आप जो 10 रुपया केजी माल खरीद के लाए हैं, उस माल को आप जब बनाइएगा तो 12, 14, 15 में बेचिएगा। आज जो आदमी 5 रुपया माल खरीद के लाया वो तो 7, 8 में बेच देगा, तो आपका माल तो बिकेगा ही नहीं, ठीक है। तो चेंजेस इन प्राइस, अचानक अगर मूल्य में चेंज हो जाए, मुद्रा में परिवर्तन हो जाए मूल्य में, तो आपको रिस्क बढ़ जाता है। डिप्रेशन इन मार्केट, कभी कभी मंदी का दौर चलता है, एक समय मंदी का दौर इतना लंबा चल गया, आपका बिजनेस क्या होगा, डूब जाएगा। मंदी का दौर मतलब उस समय जब व्यापार चल ही नहीं पा रहा है, बाजार गिरा हुआ है, तो इस कारण पर बिजनेस में लॉस हो सकता है। इंक्रीज इन कंपटीशन, मानिए आप किसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, तो आप अकेले उस बिज़नेस को तो नहीं करते, उस तरह का बिजनेस करने वाला और भी लोग हैं, तो बहुत सारे लोग इससे इन्वॉल्व हो जाए तो उसमें कंपटीशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। मानिए इस पेन को आप 10 रुपये में बेच रहे हैं, आपका बगल वाला दुकानदार बोला हम 9 रुपये में बेचेंगे, अब कंपटीशन हो गया ना, तो आपको ही मजबूरी में आना पड़ेगा नीचे, तो जो आपको रिस्क का कारण हो जाएगा। हो सकता है कि आपको परचेस प्राइस ज़्यादा है, ठीक है। चौथा हो गया चेंजेस इन गवर्नमेंट बिजनेस पॉलिसीज़, गवर्नमेंट का बिजनेस पॉलिसी में अचानक बदलाव आ गया, ठीक है। गवर्नमेंट क्या होता है, अपना समय समय पर पॉलिसी निर्धारित करता है, तो गवर्नमेंट जब पॉलिसी निर्धारित करता है उस समय अगर कोई ऐसा पॉलिसी चेंज कर दे जो आपको बिज़नेस का साथ नहीं दे पा रहा है, आपका बिज़नेस के अगेंस्ट में है, तो आपको बिज़नेस कहाँ चला जाएगा, लॉस में चला जाएगा। तो ये भी रिस्क है कि गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज होने पर आपको रिस्क आता है। एक हो गया फिजिकल कॉजेज, भौतिक कारण, इसमें क्या होता है, जैसे मशीन टूट फूट गया, कोई मशीन को आप रिप्लेस किए, नया मशीन लाए, मशीन टूट गया, बर्बाद हो गया, तो ये हो गया फिजिकल कॉज। तो 4 कॉज होता है, नेचुरल कॉज, ह्यूमन कॉज, इकोनॉमिक कॉज और फिजिकल कॉज। हिंदी में देखिए हम लिखें प्राकृतिक कारण, ठीक है। यहाँ लिखे व्यावसायिक जोखिम से हमारा तात्पर्य, व्यावसायिक जोखिम से हमारा तात्पर्य है कि अनिश्चितताओं के कारण व्यवसाय में अपर्याप्त लाभ अथवा हानि होने की संभावना से है, ठीक है। तो व्यावसायिक जोखिम के कारण क्या लिखे, देखिए प्राकृतिक कारण, पहला पॉइंट लिखे प्राकृतिक कारण, इसका हम 4 बताए, इसके अंदर 3 बताए, भूगर्भ में होने वाले परिवर्तन, मौसमी परिवर्तन, अन्य प्राकृतिक प्रकोप, ये 3 पॉइंट हो गया। फिर हम बताए मानवीय कारण, मानवीय कारण क्या है, कर्मचारी एवं ग्राहकों की बेईमानी, हड़ताल एवं तालाबंदी, असावधानी के कारण होने वाले जोखिम, ये हो गया, ठीक है। आपका बताया आर्थिक कारण, मूल्य में परिवर्तन, मंदी, प्रतियोगिता में वृद्धि, सरकार द्वारा व्यापारिक नियम में परिवर्तन, और चौथा बताया भौतिक कारण। तो आप लोग को क्या करना है, ये जो बिजनेस कॉजेज है तो हम डिटेल पूरा लिखे हुए हैं, इसको कॉपी में नोट करना है और इसको ठीक से पढ़ना। देखिए MCQ जब आप पढ़ने जाइएगा तो MCQ में क्या चाहिए, आपको भीतर से आता है, 4 चैप्टर का भीतर से आता है। MCQ अपने मन से तो आप कीजिएगा नहीं, आपको पूरा चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए आज हम पूरा चैप्टर को कंप्लीट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो। इसका हम 15-20 को MCQ पढ़ाएंगे पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, तो वो आपको समझ में आएगा कि हम क्या लिखे नहीं लिखे, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। देखिए अब हम पढ़ाएंगे रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है डिस्कस द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो इस बार तो मानिए इस बार MCQ है या कुछ भी है, जो भी है, लेकिन जानना तो जरूरी है कि प्रॉफिट का रोल बिजनेस में क्या है, तो सब कुछ को जानना पड़ेगा, उसके बाद ही हम MCQ में जा सकते हैं। या ये वीडियो जो हम बनाए थे, ये नहीं कि इस साल के लिए अगला साल चलेगा नहीं, ठीक है, तो कई सालों साल चलते चलेगा। तो नेक्स्ट ईयर में जो लेवल आएगा हो सकता है उसका सब्जेक्टिव एग्जाम हो, जैसे इस बार MCQ हो रहा है, तो नेक्स्ट बार हो सकता है सब्जेक्ट हो, तब भी काम में आएगा। तो हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोग को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फॉलो कीजिएगा सही से, ताकि आपको पता चला हम क्या पढ़ा रहे हैं। अनमने ढंग से पढ़िएगा, ध्यान नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, ना आप सीख पाइएगा ना हमको पढ़ाने में मज़ा आएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइए, इस पर लिखिए सर हम ये चीज़ नहीं समझे या ये चीज़ समझाना है आपको, और थोड़ा सा बढ़िया कीजिए, तब तो हमको पता चलेगा हमको क्या करना है। आप लोग बोलिएगा नहीं तो हम जानेंगे कैसे, ठीक है। तो चलिए हम लोग को देखते हैं रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस क्या। देखिए प्रॉफिट का रोल बिजनेस में क्या है। अच्छा बताइए, बिना प्रॉफिट का कोई बिजनेस ज़्यादा दिन सर्वाइव करेगा, नहीं कर सकता है ना। माने अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं, हम बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं है, कोई काम हम करें, कोई ऐसा वर्क कर रहे हैं जिसमें मेरा काम आ ही नहीं रहा, तो हम कितना दिन करेंगे, कुछ दिन बाद हमको छोड़ना पड़ेगा, फिर हम दूसरा जॉब ढूंढेंगे ताकि हमको कुछ अर्निंग हो। कहीं बिना अर्निंग हो तो हम घर नहीं चला सकते हैं, मेरा घर चलाने के लिए अर्निंग का जरूरत है ना। तो हर कोई चाहता है कि हमको अर्निंग हो, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो बिज़नेस हो, प्रोफेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, कहीं से भी अर्निंग चाहता है। तो बिज़नेस जब करेंगे तो बिज़नेस में तो अभी आपको बताया कि क्या क्या उद्देश्य है, आर्थिक, सामाजिक, मानवीय। फिर आपको शुरू में दिखाया बिज़नेस एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन में क्या डिफरेंस है। फिर बताया बिज़नेस रिस्क क्या है, बिज़नेस रिस्क का कारण क्या बताएं। अभी फिर बताएंगे बिज़नेस का रिस्क का नेचर क्या है, लेकिन उसके पहले हम रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिज़नेस बता दें। देखिए रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिज़नेस क्या है, प्रॉफिट का बिज़नेस में क्या रोल है।
तो सबसे पहले फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, कोई भी आप ऐसा कोई भी बिजनेस दिखा दीजिए जो बिना प्रॉफिट का चल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिना प्रॉफिट का बिजनेस करने वाला को बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे क्लब हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, ठीक है, ये लोग बिना प्रॉफिट का बिजनेस करता है, इसको NPO बोलते हैं हम लोग। लेकिन ऐसे बिजनेस में कोई भी आदमी बिजनेस कर रहा है, कोई भी कंपनी है, वो बिना प्रॉफिट का दिन नहीं चल सकता है। तो प्रॉफिट अगर आप नहीं कमा रहे तो आपका सर्वाइवल अनसर्टेन हो जाएगा। तो किसी बिजनेस को डेवलपमेंट के लिए उसको में प्रॉफिट होना बहुत आवश्यक है। प्रॉफिट रहेगा तभी आपका बिजनेस चल पाएगा। इसलिए पहला पॉइंट हम लिखे फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। किसी भी बिजनेस को अगर दीर्घकालीन चलना है, दीर्घकालीन जीवन पाना है, तो उस बिजनेस में कंटिन्यूसली प्रॉफिट होना जरूरी है, ठीक है। प्रॉफिट बढ़ेगा, धीरे धीरे बिजनेस का लाइफ बढ़ते चला जाएगा। अगर प्रॉफिट घटते चला जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप लॉस में चले गए, आपको बिजनेस बंद करना ही पड़ेगा। तो किसी भी बिजनेस का दीर्घकालीन जीवन के लिए उस बिजनेस में प्रॉफिट का होना अनिवार्य है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस चलेगा नहीं, ठीक है। फॉर रैपिड ग्रोथ, निरंतर व्यापार में वृद्धि। देखिए, निरंतर व्यापार में वृद्धि कब होता है? ऐसा कोई भी बिजनेसमैन आप देखेंगे जो ऐसा चाहता है कि मेरा बिजनेस डेवलप नहीं करे। सब बिजनेसमैन चाहता है कि मेरा बिजनेस डेवलप करे और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करे। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कब कैसे करेगा? बिजनेस को बढ़ाना होगा। तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? पूंजी। बिजनेस को बढ़ाने के लिए सबसे पहले चाहिए पूंजी। तो पूंजी कहाँ से आएगा? एक बात तो हम पूंजी लगा चुके हैं, पूंजी आएगा कहाँ से? तो पूंजी आने का कई सोर्स है, जैसे इशू ऑफ शेयर्स होता है, शेयर को इशू करना, डिवेंचर इशू करना, ठीक है। आगे होता है प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। आपका बिजनेस का जो प्रॉफिट है, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट मतलब आपका बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसको फिर से बिजनेस पे री इन्वेस्ट करके उसको आगे ले जाना। तो देखिए, ये सबसे अच्छा जरिया है। बढ़िए, किसी व्यापार से हमको 100 रुपया का प्रॉफिट होता है, हम ले गए घर में 100 रुपया खा गए, तो मेरा कैपिटल अगर इसमें 1000 लगा हुआ है तो कैपिटल मेरा 1000 रहेगा, बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर ये 100 रुपया प्रॉफिट हुआ है, उसमें से मानिए हम 50 रुपया यूज़ करते हैं और 50 रुपया फिर से इन्वेस्ट कर देते, तो मेरा बिजनेस कैपिटल कितना हो गया? 1050। फिर मानिए अगला साल मेरा 150 प्रॉफिट हुआ, तो 150 में से हम क्या किए, चलिए मानिए 90 रुपया हम खा गए, ठीक है, तो अभी कितना बचा? 60 रुपया। तो फिर मेरा बिजनेस का कैपिटल कितना होगा? 1110। इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। तो ठीक है, तो बिजनेस का क्या होता है कि जो प्रॉफिट आप अर्न करते हैं उस प्रॉफिट को आपको बिजनेस में फिर दोबारा इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये नहीं कि पूरा इन्वेस्ट कर दीजिए तब तक खाने नहीं खा पाइएगा, मर जाइएगा भूख के, ठीक है। तो क्या करना क्या है कि जितना प्रॉफिट आप कमाते हैं उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आप सेल्फ यूज़ में लगाइए और कुछ हिस्सा फिर कैपिटल ग्रुप में इन्वेस्ट कर दीजिए, ताकि आपको बिजनेस बढ़ते चला जाए। इसको बोलते हैं हम लोग रैपिड ग्रोथ। फॉर इंक्रीज इन एफिशिएंसी। देखिए, हर बिजनेस में 2 आदमी इन्वॉल्व होता है। एक होता है आपको एम्प्लॉयर, मालिक, एक होता है एम्प्लॉय। दोनों बिजनेस का पार्ट होता है। तो आप बताइए, दोनों में से कोई है जो चाहेगा हम नहीं कमाएं? एम्प्लॉयर भी चाहता हम कमाएं, एम्प्लॉय भी चाहता हम ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं, ठीक है। तो एम्प्लॉयर ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए क्या करेगा? अपना बिजनेस को बढ़ाएगा। और एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए क्या करेगा? अपना वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, ठीक है। तो एम्प्लॉयर को भी बिजनेस बनाने के लिए बिजनेस का सारा दांव पे सीखना पड़ेगा, ठीक है। बिजनेस में कैपिटल लगाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयर भी चाहता है, एम्प्लॉय भी चाहता है कि मेरा बिजनेस निरंतर बढ़ता चला जाए। तो निरंतर बढ़ता चला जाए तो उसको इंक्रीज इन एफिशिएंसी, मैंने आपको कार्य क्षमता में, कार्य कुशलता में वृद्धि होना चाहिए। तो एम्प्लॉयर प्रॉफिट के लिए काम करेगा और एम्प्लॉय भी क्या करेगा? अपना रोजगार के लिए, अपना सैलरी के लिए काम करेगा। तो एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कुशलता को अपना बढ़ाएगा ताकि बिजनेस में प्रॉफिट हो। तो बिजनेस का ये काम को, इसका लालच कौन देता है? प्रॉफिट। एम्प्लॉयर जानता है कि बिजनेस में अगर हमको कमाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा खटना है, एफिशिएंसी को बढ़ाना है। तो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? बिजनेस में प्रॉफिट लालच देता है कि इतना प्रॉफिट हमको कमाना है तो इतना मेहनत करना है। तो उतना मेहनत करने के लिए आपको कार्य कुशलता में वृद्धि होना चाहिए, ठीक है। फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। देखिए, हर बिजनेसमैन चाहता है कि मेरा समाज में, सोसाइटी में एक नाम हो। तो भाई नाम कैसे होगा? कैसे नाम कर सकते हैं? तो नाम कैसे होता है? देखिए, किसी बिजनेस में बिजनेसमैन को जब प्रॉफिट कमाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तब एम्प्लॉय को सही से पेमेंट करेगा, टाइम टू टाइम पेमेंट देगा, अपना सप्लायर को टाइम टू टाइम पेमेंट देगा, बाजार में रेपुटेशन, गुडविल बढ़ेगा। आदमी बोलेगा बड़ा भाई बड़ी अच्छा बिजनेसमैन है, इसके यहाँ जो भी जाता है उसको बड़ा अच्छा पेमेंट मिलता है, जो भी माल सप्लाई करता है, जो भी इसका बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको टाइमली रिटर्न मिलता है, जो भी इन्वेस्ट करता है, शेयर खरीदता है उसको बढ़िया पैसा मिलता है, ठीक है। या जो भी एम्प्लॉय इसका काम करता है एकदम महीना का 1 तारीख को पेमेंट मिल जाता है। तो ये कब पॉसिबल है? जब बिजनेस को प्रॉफिट होगा। अगर बिजनेस लॉस में चलेगा, कोई भी कंसर्न लॉस में चलेगा, तो ना टाइमली अपने एम्प्लॉय को पैसा दे पाएगा, ना टाइमली अपना सप्लायर को पैसा दे पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में बिजनेस क्या होगा? डूब जाएगा। लेकिन जिस बिजनेस में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में आने लगेगा, उस समय क्या होता है? उस मालिक को ना एम्प्लॉय को पैसा देने में दिक्कत,
ना अपना सप्लायर को पैसा देने में दिक्कत, ना अपना इन्वेस्टर को रिटर्न देने में दिक्कत है। तो आपको यहाँ लिखे फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन, समाज में परिचय होनी चाहिए, परिचिति या प्रेस्टीज तभी बढ़ेगा जब अच्छे व्यापार कीजिएगा। आपका एम्प्लॉय से लेके सप्लायर से लेके इन्वेस्टर से लेके सब आपके खुश रहेगा, आपका नाम करेगा, तभी तो आपका प्रेस्टीज बढ़ेगा। फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट, अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना, अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाने के लिए अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट जरूरत है। आप 10 रुपया लगाइएगा, देखिए सोचिएगा हम 10,000 कमा लेते हैं, ऐसा नहीं ना होगा। 10 रुपया लगा के 10,000 तो नहीं कमा सकते हैं, तो 10,000 कमाने के लिए इतना कैपिटल का इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए। तो बार बार पूंजी कहाँ से लगाइएगा, तो जितना आप प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाइएगा उसी प्रॉफिट को रोल बैक कीजिएगा, बार बार लगाते रहिएगा, ताकि आपका बिजनेस का प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ते रहे, आपका कैपिटल बढ़ते रहे। तो ये हो गया रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। हिंदी में इसको हम लिखे दीर्घकालीन जीवन, निरंतर व्यापार में वृद्धि, कुशलता में वृद्धि, व्यावसायिक प्रतिष्ठा एवं मानक की प्रतीक और अधिक लाभ कमाना। ये होगा आपको बिजनेस का प्रॉफिट का रोल इन बिजनेस। तो आप लोग क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द रोल्स ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस, तो आपको लिखना होगा ये 5 पॉइंट विद डिस्कशन, जैसे हम डिस्कस किए उसको अपने भाषा में लिखिएगा, किताबी भाषा में मत लिख लीजिएगा, रटने से कोई चीज़ नहीं होता है। कोई चीज़ अगर समझिएगा तो वो अपने दिमाग में रहेगा, तो अपने मन से 4 लाइन लिख सकते हैं। जैसे हम अपने मन से आप लोग को समझा रहे हैं, तो आप लोग भी अपने मन से 4 लाइन लिख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में फिर चलते हैं। ठीक है, देखिए अब लास्ट टॉपिक MCQ के पहले का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क, व्यापारिक जोखिम के विशेषताएँ। ठीक है, तो व्यापारिक जोखिम की विशेषताओं को हम लास्ट पढ़ाएंगे, इसके बाद हम लोग चले जाएंगे MCQ में। ठीक है, MCQ में टोटल चैप्टर जितना पढ़े अभी तक, मैंने चैप्टर नंबर 1 का, उसमें 15, 16, 17, 18 जितना भी होगा अपने मन में जो जो समझ में आएगा हम लिख के आप लोग को करा देते हैं। ये लास्ट टॉपिक है, इसको बढ़िया समझ लीजिए। जोखिम मतलब व्यावसायिक जोखिम के नेचर क्या है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। देखिए अनसर्टेनिटी इज द कॉज ऑफ रिस्क। देखिए रिस्क का कारण है अनिश्चयता। कोई भी बिजनेस कीजिए तो उसमें अनिश्चयता बना रहता है। अनिश्चयता का 3 कारण होता है, पहले ही बताएं। एक होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है आर्थिक, तीसरा होता है मानविक, चौथा होता है भौतिक, बताए थे ना। तो जैसे हड़ताल हो जाना, ठीक है, या तालाबंदी हो जाना, ये सब मानवीय कारण आदमी करता है। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज हो जाना, ठीक है, या मानिए आपको बिजनेस में चोरी हो गया, आग लग के नष्ट हो गया, तो ये सब तो चीज़ होता ही रहता है ना। तो ये होता है रिस्क किस लिए होता है, अनिश्चयता के कारण। कोई भी रिस्क का कारण ही है अनिश्चयता। ठीक है, दूसरा हो गया रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। देखिए जब आप बिजनेस करने उतरिएगा तो आपको ये मान के चलना है कि बिजनेस हमको करना है, तो साथ में रिस्क को भी बंद करो। देखिए रिस्क इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। कोई भी बिजनेस कीजिएगा उसमें रिस्क नहीं है ऐसा नहीं है। बिजनेस कीजिएगा तो रिस्क है ही, रिस्क में आपको चलना ही पड़ेगा। कोई भी ऐसा बिजनेस, किसी भी तरह का बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें रिस्क नहीं है। देखिए रिस्क कम है या ज़्यादा है, दोनों तरह का हो सकता है। ज़्यादा भी रिस्क हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन रिस्क है और उसको आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो किसी भी बिजनेस में रिस्क का होना अनिवार्य है। ठीक है, तीसरा हो गया प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड ऑफ रिस्क। ठीक है, आपको प्रॉफिट मिलता है, क्यों मिलता है, क्योंकि आप रिस्क लेते हैं, जोखिम लेते हैं। अगर आप जोखिम लेकर बिजनेस नहीं कीजिएगा तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो हम लोग प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से बिजनेस करते हैं, और जिस दिन बिजनेस में हम लोग पैर रखते हैं उसी दिन हम लोग जोखिम में आ जाते हैं, रिस्क में आ जाते हैं। तो इसीलिए प्रॉफिट को बोला जाता है प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड ऑफ रिस्क। प्रॉफिट क्या है, रिवार्ड है रिस्क का। जोखिम के लिए लाभ क्या है, एक रिवार्ड है। ठीक है, ये हो गया 3rd पॉइंट। अमाउंट ऑफ रिस्क डिपेंड ऑन द साइज ऑफ बिजनेस। देखिए अमाउंट ऑफ रिस्क डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के साइज में इसका रिस्क डिपेंड करता है। आप बड़ा बिजनेस कीजिएगा तो बड़ा रिस्क होगा, छोटा बिजनेस कीजिएगा तो रिस्क कम होगा। तो बोलिएगा सर कैसे, मानिए आप बड़ा फैक्ट्री चला रहे हैं, फैक्ट्री में माल आग लग गया या दुर्घटना हो गया, तालाबंदी हो गया, तो आपको बहुत रिस्क, बहुत लॉस होगा ना, तो हेवी रिस्क हो गया। लेकिन अगर छोटा ठेला आप खुमचा लगाते हैं, वो भी व्यापार है, हम ऐसा नहीं कहते वो व्यापार नहीं है। ठेला खुमचा लगाते हैं या सब्जी बेचते बैठ के, तो आपको नेचर आपको क्वांटिटी ऑफ रिस्क क्या होगा, कम हो जाएगा ना, क्योंकि होगा भी तो छोटा मोटा होगा, क्योंकि आपका व्यापार छोटा है। इतना ज़्यादा रिस्क नहीं हो जाएगा कि आपको सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बड़ा बिजनेस में क्या होता है, उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है, लोन्स वगैरह रहता है। अगर बड़ा बिजनेस में नुकसान हो तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए सब बिजनेस का साइज में उसका रिस्क डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस का साइज क्या है। नेक्स्ट देखिए डिग्री ऑफ द रिस्क। हाँ, डिग्री ऑफ द रिस्क चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम। समय समय से क्या होता है, रिस्क चेंज होते रहता है। समय समय चेंज क्या होता है, जैसे देश में युद्ध का स्थिति आ गया, आतंकवाद आ गया, ठीक है, इस तरह का पोजीशन आ गया, तो उस समय क्या होता है, रिस्क बढ़ जाता है। युद्ध का अवस्था में क्या होता है, बहुत सारा चीज़ कॉन्सर्न बंद हो जाता है। जिस युद्ध एरिया में पड़ जाएगा तो आपको दुकान चलवे नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह का युद्ध या आतंकवाद या इस तरह से कोई भी चीज़ है, उग्रवाद, तो आपको बिजनेस का रिस्क क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। देखिए बिजनेस का नेचर पे, प्रकृति पे भी आपका बिजनेस का रिस्क डिपेंड करता है, आपका बिजनेस किस प्रकृति का है, ठीक है। अगर ऐसा कोई बिजनेस है जो आपको नेचुरल कैलामिटी से इफेक्ट हो सकता है तो उसका रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो बिजनेस में क्या है, आपका उसका प्रकृति, उसका टाइप्स डिपेंड करता है उसका रिस्क पे, ठीक है। तो हम लोग इसको हिंदी में क्या लिखे, जोखिम अनिश्चितताओं के कारण होती है, जोखिम व्यवसाय का अभिन्न अंग है, लाभ जोखिम का फल है, जोखिम की मात्रा व्यवसाय के आकार पर निर्भर करता है, जोखिम की मात्रा समय के साथ परिवर्तित होता है और जोखिम की मात्रा व्यापार की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। देखिए ये जोखिम की मात्रा व्यापार की प्रकृति जैसे बोल रहे हैं, फिर एक बार दोबारा समझा दीजिए। देखिए जैसे आप माने दो तरह का बिजनेस करते हैं, माने एक हम मांग पे डिपेंड करता है, मांग है ना, डिमांड, जैसे मैंने डिमांड में हम बोल रहे हैं, जैसे हम नमक का बिजनेस करते हैं, तो नमक का बिजनेस में क्या है, ये बिजनेस में आप कोई रिस्क नहीं है, ये जितना मांग इसका है ये कांस्टेंट रहेगा। अगर हम एक पैकेट नमक खरीदते हैं तो एक पैकेट नमक हम खरीद भी करेंगे। तो इस तरह का बिजनेस में क्या होता है, रिस्क कम होता है जो रेगुलर। लेकिन फैशनेबल गुड्स जो होता है, जैसे फैशनेबल गुड्स है, आज फैशन में मानिए जीन्स चल रहा है तो आप लोग सब जीन्स खरीद रहे हैं, कल फैशन में से जीन्स हट जाएगा तो आदमी क्या करेगा, जीन्स खरीदना छोड़ देगा। तो जो माल दुकानदार खरीद के ला के रखा है बहुत सारा जीन्स, कल दिन इसका क्या हो गया, डिमांड घट जाए तो ऊपर रह जाएगा, पूंजी क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए जोखिम क्या होता है, रिस्क क्या होता है, बिजनेस का नेचर पे भी डिपेंड करता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया। फिर एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं, क्या लिखें, अनसर्टेनिटी इज द कॉज ऑफ रिस्क। व्यापार में रिस्क अनिश्चितता कारण ही होता है। रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। रिस्क क्या है, व्यापार का एसेंशियल पार्ट है, बिना रिस्क का बिजनेस होता ही नहीं है। प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क। प्रॉफिट क्या है, बिजनेस का रिस्क का रिवार्ड है, ठीक है। चौथा क्या लिखे, अमाउंट ऑफ रिस्क डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के साइज पे डिपेंड करता है रिस्क। बड़ा बिजनेस पे बड़ा रिस्क, छोटा बिजनेस में छोटा रिस्क, ठीक है। डिग्री ऑफ द रिस्क चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम। टाइम के अनुसार आपको रिस्क चेंज होता है। देश में युद्ध के हालात, आतंकवाद का हालात, उग्रवाद का हालात, ठीक है, गवर्नमेंट का चेंज होना, सरकार का बदल जाना, ये सब कहता है बिजनेस का रिस्क को कम बेसी करता है। और डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। डिग्री ऑफ रिस्क क्या होता है, बिजनेस का नेचर पे डिपेंड करता है। नेचर क्या है, आप किसी ऐसा वस्तु का बिजनेस कर रहे हैं जिसका मांग कभी घटता नहीं, जैसे नमक हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, जो आदमी खाते रहता है, तो उसमें क्या होता है, मांग नहीं घटता, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग फैशनेबल गुड्स का बिजनेस करता है, आप लोग ये सब चीज़ डिमांड में पढ़ी होइएगा, इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा, जो आदमी फैशनेबल गुड्स का बिजनेस करता है उसका क्या रिस्क रहता है। मानिए एक लॉट में बहुत सारा माल खरीद के ले आया, ठीक है, बेचने के लिए, कल दिन उसका फैशन चेंज है, आदमी उसमें इंटरेस्ट कम कर दे तो उसका माल क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा ना, तो उसको बेचना मुश्किल हो जाएगा। तो ये हो गया, आपको प्रकृति पर निर्भर करता है बिजनेस का, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग चलेंगे MCQ में। देखिए यहाँ हम कुछ MCQs लिखे हुए हैं, ठीक है, जिसको हम हिंदी में नहीं लिखे, इंग्लिश में लिखे। जो हिंदी वाला बच्चा है उसी को देख के चलिए, आप कितना लिखेंगे, जगह भी नहीं बचता है ना। तो इस MCQ को ध्यान से देखिएगा हम कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते पहला MCQ की तरफ। यहाँ हम लिखे, बिजनेस इज आर्ट है, साइंस है, बोथ है, नन ऑफ दिस है। तो हम लोग पढ़े हैं क्या है कि बिजनेस कला भी है और विज्ञान भी है, दोनों है। तो कला भी है, विज्ञान भी है, तो मेरा आंसर क्या होगा, बोथ आर्ट्स एंड साइंस, ठीक है। फिर देखिए, व्हिच ऑफ दिस इज द बिजनेस एक्टिविटी। इसमें से निम्नलिखित से कौन सा बिजनेस एक्टिविटी है, ठीक है। तो चलिए बड़ा देखते हैं, मज़ेदार चीज़ लिखे हैं। परचेज ऑफ सेल एंड गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, वस्तु का क्रय विक्रय करना। वर्शिप इन टेम्पल, पूजा करना। फ्रॉड विद द कस्टमर, कस्टमर के साथ धोखा करना। एडल्टरेशन इन मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल में मिलावट करना। इसमें कौन सा बिजनेस एक्टिविटी है, आप बताइए। सरसों तेल में मिलावट करना बिजनेस एक्टिविटी है, ये तो चोरी है, मार पड़ेगा। फ्रॉड विद द कस्टमर, कस्टमर को धोखा देना, ये भी गलत काम है, कर ही नहीं सकते। मंदिर में पूजा करना, एक रिलीजियस वर्क है, धार्मिक कार्य है, बिजनेस का कार्य नहीं है। लेकिन परचेज ऑफ सेल एंड गुड्स क्या है, बिजनेस का एक्टिविटी है। तो मेरा आंसर क्या होगा, परचेज ऑफ सेल एंड गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, है ना। थर्ड देखिए, द एसेंशियल फॉर द गेटिंग सक्सेस इन बिजनेस। व्यापार में सक्सेस के लिए क्या ज़रूरत है, किसी व्यापार में अगर आपको सक्सेस पाना है तो निम्नलिखित में से कौन सा आंसर होगा। पहला कैपिटल, पूंजी। दूसरा एफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कुशल व्यापारिक संगठन। तीसरा मशीनरी। चौथा ऑनेस्टी। ये 4 पॉइंट दिया है। तो किसी भी व्यापार में सफलता के लिए क्या जरूरत है, सिर्फ पूंजी लगाने से बिजनेस सफल हो जाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। पूंजी तो हम भी लगा देंगे, 5 लाख रुपये लगा के बैठ जाएंगे तो बिजनेस सफल होगा, नहीं हो पाएगा। दूसरा हो गया एफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कुशल व्यापारिक संगठन।
तीसरा लिखिए मशीनरी, एक फैक्ट्री में एक मशीनरी लगा खड़ा कर देंगे तो बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा ना। चौथा हो गया ऑनेस्टी, आप कितना भी ऑनेस्ट रहिए, अगर एफिशिएंसी नहीं रहेगा बिजनेस संगठन में तो आपका व्यापार कभी सफल होगा ही नहीं। तो व्यापारिक सफलता के लिए क्या जरूरी है? एफिशिएंसी बिजनेस, एफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चलिए चौथा में बिजनेस प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू, ठीक है, बिजनेस हम लोग को किस चीज़ की प्रेरणा देता है? टैक्स एवेशन, इसका मतलब होता है कर चोरी। अडल्टरेशन इन प्रोडक्ट्स, उत्पादों में मिलावट। तीसरा एफिशिएंसी, कुशलता में वृद्धि। चौथा प्राइस राइज, मूल्य वृद्धि। ये चार में से क्या हो सकता है? बिजनेस तो आपको कभी नहीं बोलता कि कर का चोरी कीजिए, कभी नहीं बोलता मिलावट कीजिए, कभी नहीं बोलता मूल्य वृद्धि कीजिए। क्या बोलता है? क्षमता में, कार्य क्षमता में, कार्य कुशलता में वृद्धि कीजिए। तो मेरा आंसर क्या हो गया? एफिशिएंसी। द मोस्ट वाइड स्कोप इज, सबसे ज़्यादा बड़ा स्कोप किसका है? ऑफ ट्रेड का, ऑफ कॉमर्स का, ऑफ इंडस्ट्री का, ऑफ बिजनेस का। इसमें निम्नलिखित में से किसका स्कोप वाइड है? तो सबसे वाइड स्कोप है बिजनेस का, ठीक है। बिजनेस इंक्लूड्स, बिजनेस में क्या क्या आता है? ऑल ह्यूमन एक्टिविटी, सभी मानवीय क्रियाएं। ऑल ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सभी मानवीय आर्थिक क्रियाएं। ऑल ह्यूमन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सभी मानवीय अनार्थिक क्रियाएं, या नन ऑफ दिस, इसमें से कुछ भी नहीं। तो बिजनेस किस लिए कहते हैं? आर्थिक एक्टिविटी के लिए ना, तो नॉन इकोनॉमिक तो आएगा ही नहीं, ह्यूमन एक्टिविटी भी नहीं आएगा, नन ऑफ दिस का सवाल नहीं। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑल ह्यूमन एक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, व्यापार का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है ना, आपको सर्विस ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट एंड सर्विस ऑब्जेक्टिव, टैक्स एवेशन माने लाभ का उद्देश्य, लाभ एवं सेवा का उद्देश्य, लाभ एवं सेवा का उद्देश्य, कर चोरी का उद्देश्य। तो बिजनेस का उद्देश्य होता है प्रॉफिट एंड सर्विस, तो इसका आंसर होगा 3। चलिए, रिस्क में बी डिफाइंड एज अनसर्टेनिटी इन रिगार्ड द कॉस्ट, लॉस और डैमेजेस। ये जो आपको लिखा है रिस्क का जो डेफिनेशन लिखा हुआ है, ये किसका द्वारा दिया गया है? रिस्क में बी डिफाइंड एज अनसर्टेनिटी इन रिगार्ड टू कॉस्ट, लॉस और डैमेजेस। ये डेफिनेशन कौन दिया था? व्हीलर, ड्रोकर, हार्डी या मेहता? तो इसमें से ना ड्रोकर दिया था, ना व्हीलर दिया था, ना मेहता दिया था। इसका आंसर हो गया हार्डी, ठीक है। कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क आर, बिजनेस रिस्क किस लिए होता है? ह्यूमन के लिए, फिजिकल, नेचुरल, ऑल ऑफ दिस। हम लोग अभी थोड़ा देर पहले बिजनेस रिस्क पढ़े थे, उसमें बताया था ह्यूमन भी होता है, फिजिकल भी होता है, नेचुरल भी होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ऑल ऑफ दिस। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? बिजनेस प्लस प्रोफेशन, बिजनेस प्लस एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस प्लस प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट तीनों जोड़ के क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये हो गया सही आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, निम्न में से कौन बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? ठीक है, मतलब बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें से कौन सा नहीं है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो बिजनेस में तो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता ही है। प्रेजेंस ऑफ रिस्क, बिजनेस में रिस्क का प्रेजेंस रहता ही है। सेल ऑफ एक्सचेंज और सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सामान का बिक्री या एक्सचेंज करना भी आता है। सैलरी और वेजेस, सैलरी वेजेस बिजनेस का पार्ट नहीं है, वो तो एम्प्लॉय को मिलता है। तो मेरा आंसर क्या हो गया? 4। कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड, कोड ऑफ कंडक्ट क्या इंक्लूड नहीं करता है? रूल्स, डिसऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, मोरालिटी। तो ये आंसर हो गया डिसऑनेस्टी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12 MCQ, इसको आप लोग देखिए, ठीक है। देखिए अब ये जो हम लिखे हैं इसमें स्टेटमेंट से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ये मेरा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम पढ़ाना बंद करेंगे। आप लोगों को काफ़ी देर तक 1 घंटा से हम पढ़ा रहे हैं, तो हम समझते ये लास्ट कर दे रहे हैं, उचित होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर में चालू करेंगे, फिर छोटे छोटे पार्ट में चलेंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, फिर उसका MCQ, ट्रू फॉल्स, इसी तरह से हम आगे पढ़ाते जाएंगे BST को थ्रू आउट, ताकि कंसेप्ट एकदम क्लियर रहे, जब एग्जाम में बैठे कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम क्या लिखे? इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अब एक एक स्टेटमेंट को समझिए। पहला स्टेटमेंट लिखे बिजनेस इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी की नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो देखिए बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये तो हम लोग शुरू से ही पढ़ के आ रहे हैं। तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉट एन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? फॉल्स। इसका आंसर होगा फॉल्स, F, है ना, बगल में लिख दिए। देखिए ऐसे F लिख दिए, समझ जाइएगा। देखिए पार्टिसिपेशन इन द कॉलेज क्रिकेट टीम इज़ अ बिजनेस एक्टिविटी, मानिए आपका कॉलेज में क्रिकेट टीम बन रहा है, आपको उस पर चांस मिल गया, ठीक है, आप क्रिकेट खेलने लगे, तो क्या वो बिजनेस हो गया?
नहीं ना, बिजनेस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तो आप कॉलेज का टीम की तरफ से खेल रहे हैं, ये आपका सोशल एक्टिविटी बोलिए या कॉलेज की तरफ से एक्टिविटी बोलिए, बिजनेस एक्टिविटी तो कतई नहीं है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फॉल्स। ठीक है, देयर इज़ नीड ऑफ एफिशिएंट बिजनेस फॉर चेकिंग प्राइस राइज। देखिए, प्रत्येक व्यापारिक संगठन के लिए क्या ये जिम्मेदारी है कि मूल्य वृद्धि को रोका जाए। ठीक है, मूल्य वृद्धि रोकना बिजनेस का एक एसेंशियल पार्ट है, ये सही है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रू। ठीक है, टू अर्न प्रॉफिट इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अब आप बताइए, ऐसा कोई दुनिया में बिजनेस है जो प्रॉफिट कमाना नहीं चाहता है? कोई भी आदमी बिजनेस करता है प्रॉफिट के लिए, समाज सेवा के लिए तो बिजनेस करता नहीं है। तो टू अर्न प्रॉफिट इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, टू एस्टेब्लिश कॉलेज इज़ अ बिजनेस एक्टिविटी। कॉलेज बनवाना क्या बिजनेस एक्टिविटी है? नहीं, ये सोशल एक्टिविटी है। कोई कॉलेज का स्थापना करना, स्कूल का स्थापना करना, हॉस्पिटल का स्थापना करना, ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, क्या सोशल एक्टिविटी है। तो इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, बिजनेस इज़ द टेम्पल ऑफ वर्शिप। बिजनेस क्या है, भगवान का मंदिर है। तो क्या बिजनेस भगवान का मंदिर है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का जगह है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का जगह है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, अब देखिए, स्मगलिंग इज बिजनेस। आपको गवर्नमेंट स्मगलिंग करने की परमिशन देती है क्या? तस्करी करेगा तो आदमी जेल जाएगा, तो स्मगलिंग तो बिजनेस हो नहीं सकता है, तो यह गलत है। ये क्या हो गया, फॉल्स। देखिए, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर कैश इज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम आप लोग पढ़े होइएगा, इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर आता है बार्टर, शुरू में जब मनी पढ़िएगा वहाँ पर आता है बार्टर सिस्टम। बार्टर में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन करना बार्टर सिस्टम है। और कैश दे के वस्तु लेना है तो बार्टर सिस्टम नहीं है। बार्टर सिस्टम तो बहुत पहले ही बंद हो चुका है, अब तो चलता ही नहीं है। तो कैश के बदले वस्तु को बेचना, क्रय विक्रय हो गया, सेल एंड परचेज हो गया, बार्टर सिस्टम में नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। रिस्क बिजनेस का एसेंशियल पार्ट है, ये सच है। कोई भी व्यापार जिस दिन आप स्टार्ट करते हैं, हम बार बार इससे पहले भी समझाए, कोई भी व्यापार अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपके साथ रिस्क उसी समय स्टार्ट हो जाता है, आपके साथ चलता है। तो ये मेरा क्या हो गया, ट्रू। फिर देखिए, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज़ द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। देखिए, हर व्यापारी चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना व्यापार का एकमात्र उद्देश्य होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ट्रू बोलेंगे। ठीक है, प्रोफेशन इज़ अ बिजनेस। तो हम शुरू में ही बता दिए बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, तीनों का डिफरेंस तो बता दिए। अगर एक ही होता तो आपको उतना डिफरेंस बताने का जरूरत ही नहीं पड़ता। तो प्रोफेशन बिजनेस नहीं है, क्या हो गया, फॉल्स। बिजनेस इज़ अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। व्यापार क्या है, समाज का पार्ट है। तो ये सही है कि गलत है, एकदम सही है। व्यापार आप कहाँ रखे कीजिएगा, जंगल में नहीं ना, समाज में रखे कीजिएगा ना। तो व्यापार क्या है, समाज का एक पार्ट है, तो ट्रू हो गया। इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन नॉट बी मेजर्ड। इकोनॉमिक एक्टिविटी को आप माप नहीं सकते, ये भी सही है, ट्रू है। ठीक है, फॉल्स नहीं है, ट्रू है। ठीक है, हायर रिस्क इज द ग्रेटर इज द प्रॉफिट। जिस बिजनेस में जितना जोखिम है उस बिजनेस में प्रॉफिट भी उतना ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा जोखिम लीजिएगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट कीजिएगा। ठीक है, तो एक बार फिर समझाते हैं। देखिए क्या लिखे, बिजनेस इज एन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है? तो क्या होगा, ये ट्रू हो सकता नहीं ना, ये फॉल्स होगा। पार्टिसिपेशन इन द कॉलेज क्रिकेट टीम इज इन अ बिजनेस एक्टिविटी। कॉलेज का क्रिकेट टीम में पार्टिसिपेट करना कोई बिजनेस का एक्टिविटी नहीं है, नॉन बिजनेस एक्टिविटी है, तो ये फॉल्स हो गया। देयर इज नीड ऑफ एफिशिएंट बिजनेस फॉर चेकिंग प्राइस राइज। हर बिजनेस का, एफिशिएंट बिजनेस का काम क्या है, मूल्य वृद्धि को रोकना, तो ये ट्रू है। ठीक है, टू अर्न प्रॉफिट इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ठीक है, व्यापार का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो व्यापार का उद्देश्य प्रॉफिट नहीं कमाना, तो क्या कमाना है, प्रॉफिट ही कमाना है, तो ये हो गया फॉल्स। टू एस्टैब्लिश कॉलेज इज़ अ बिजनेस एक्टिविटी। किसी कॉलेज का निर्माण करना, स्थापना करना बिजनेस का एक्टिविटी है, ये फॉल्स है। ठीक है, सामाजिक कार्य है। बिजनेस इज़ द टेम्पल ऑफ वर्शिप। व्यवसाय क्या है, भगवान का मंदिर है। व्यवसाय भगवान का मंदिर नहीं होता है, व्यवसाय अपना अलग अस्तित्व होता है। स्मगलिंग इज़ बिजनेस। स्मगलिंग करना बिजनेस है, ये तो फॉल्स है। ठीक है, गलत चीज़ है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर कैश इज बार्टर सिस्टम। कैश के बदले में वस्तु बेचना बार्टर सिस्टम नहीं है। बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु के बदले वस्तु, तो ये फॉल्स हो गया। रिस्क एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। रिस्क क्या है, बिजनेस का एसेंशियल पार्ट है, ये ट्रू है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। व्यापार का लाभ ही है उद्देश्य कमाना, तो ये ट्रू है। प्रोफेशन इज बिजनेस। बिजनेस कोई प्रोफेशन नहीं है, फॉल्स हो गया। बिजनेस इज द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। व्यापार समाज का अंग है, ये भी ट्रू है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन नॉट बी मेजर्ड। इकोनॉमिक एक्टिविटी को माप नहीं सकते। ठीक है,
और हायर रिस्क द ग्रेटर इज़ द प्रॉफिट, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो देखिए टोटल हम कितना बिल्कुल पढ़ाया अभी, हमको लगता है 12 या 13 MCQ बताएं, ठीक है। उसके बाद आपको हम लोग ये सब चीज़ बताएं जितना भी ये जो आपको ट्रू और फॉल्स, तो ये मिला के हमको समझते करीब 24-25 से नहीं ज़्यादा ही हो 26 हो गया होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको बार बार पढ़िए, बार बार इसको देखते रहिए, इसी को याद करते रहिए, इसी पे आपको चलना है MCQ पे, क्योंकि इस साल सारा एग्जाम MCQ में होने वाला है। लेकिन फिर भी हम बोलेंगे सिर्फ MCQ नहीं, MCQ पढ़ने से सब चीज़ नहीं होगा, आपको डिटेल भी जानना होगा। MCQ आप तभी बना सकते हैं जब आप डिटेल्स को जानते हैं, ठीक है। पूरा चैप्टर जब तक नहीं जानिएगा तब तक आप MCQ में जा ही नहीं सकते हैं। तो हम क्या क्या पढ़ाया आज आप लोग फिर से एक बार हम रिपीट करा देते हैं। हम शुरू में पढ़ाया आपको क्या बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में क्या अंतर है, ये पढ़ा है। दूसरा पढ़ा है आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, वो पढ़ा दिए। तीसरा पढ़ा है बिजनेस रिस्क क्या है, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क पढ़ा है। चौथा पढ़ा है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क। फिर पढ़ा है प्रॉफिट इन रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, इतना पढ़ा है। उसके बाद फिर हम सारा MCQ कराएं, ये सब कराएं, ठीक है। तो आप लोग इसको कंटिन्यू कीजिए, मेरे चैनल पे लगे रहिए। क्लास 11 के बच्चों को खास करके शुरू से ही अगर अच्छे से पढ़ना है, ऐसे भी इस बार बहुत लेट सेशन हुआ है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल के साथ जुड़े रहिए, फॉलो कीजिए, ठीक है। और मेरा चैनल को लाइक कीजिए ताकि हम आगे और उत्साहित होकर पढ़ा सकें, ठीक है। जितना व्यूज़ आता है उस हिसाब से सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा है, तो आप लोग को हमसे रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पर ध्यान दीजिए। और फिर से एक बार बोलेंगे, पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है।